हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो क्लास है वो क्लास है क्या, तो प्रीवियस ईयर का जो हम बिहार पुलिस स्पेशल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं उसका आज हम जो है सेकंड क्लास आज देखने वाले हैं, जिसमें हम 2022 से लेकर के 2010 तक के बीच में एग्जाम बाय एग्जाम जीके और जीएस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और उससे जुड़ी जो भी क्वेश्चन और बन सकता है भविष्य में उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। एक क्लास पहले हो चुका है, आज हम दूसरा क्लास देखने वाले हैं। दूसरा क्लास में आज का जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे जीके जीएस का, उसमें करेंगे क्या कि फायरमैन का जो 2022 के मार्च में एग्जाम हुआ था उसका जो है आज हम यहाँ पे जो है सॉल्व पेपर करेंगे। क्लियर है? तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हम क्लास यानी डे 2 स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा क्लास है, आपको पहला क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा देखने को, वहाँ पर आप जाकर के सर्च करेंगे बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपके सामने क्लास आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों कि एक कोट्स है कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू खुद के बनाए पिंजरे से निकल करके देख, तू भी एक सिकंदर है। इस कोर्स का ये मतलब होता है दोस्तों कि एग्जाम देने से पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जाम हार्ड होगा या मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा। इन सभी चीज़ों को पार करके आप लगन के साथ मेहनत कीजिए। आपके साथ मैं हमेशा 24 आवर खड़ा हूँ। आपको छोटा सा सपोर्टशिप करना, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ जो है निरंतर जुड़े रहना है। आपको एक से एक कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इजीली में बिहार पुलिस का जो है कहा जाए कि फतह कर सकते हैं और इस बार की वर्दी आपके नाम जरूर आपको बदन पे रहेगी। तो आप चलिए हमारे साथ जुड़िए और आज का हम क्लास शुरू करते हैं इसी के साथ और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्या चीज? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही जो चीता लाया गया था वो चीता कहाँ पे ही रखा गया था? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही रखा गया था जब चीता लाया गया था 2022 में। तो ये जो है उद्यान काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी सुर्खियों में रहा था। हालांकि कुछ चीतों का जो है मृत्यु भी हो गई है। अब बात कर लें कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के कौन से श्योपुर में, कौन से श्योपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 1981 में। कब? 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके लिए? तो जीव अभ्यारण्य के लिए। किसके लिए? जीव अभ्यारण्य के लिए जो कूनो राष्ट्रीय पार्क का जो है स्थापना किया गया था 1981 ईस्वी में। कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और किस जिले में? तो श्योपुर नाम करके एक जिला है, वहीं पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। किसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्लियर है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी खड़कवासला बांध, ऑप्शन नंबर डी धौली गंगा बांध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है सिर्फ भारत ही नहीं विश्व का सबसे लंबा जो है मिट्टी से निर्मित बांध है। हीराकुंड बांध सिर्फ कहाँ गया? भारत का ही नहीं विश्व का सबसे लंबा मिट्टी से निर्मित बांध है। कहाँ? भारत के साथ साथ विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का से बना बांध है हीराकुंड बांध। उड़ीसा राज्य के किसमें? महानदी पर। किस पे? उड़ीसा राज्य में महानदी पर अवस्थित है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। किस नदी पे है? तो महानदी पर अवस्थित है। ये महानदी जो है किस राज्य से गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य। हीराकुंड बांध क्या है? तो विश्व के साथ, भारत के साथ विश्व में भी सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। क्लियर है? आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी शीला दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी सुचिता कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार जी जो है ये भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? मीरा कुमार। अब चलिए बात कर ले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में। कितना? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 93 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आपको उल्लेख मिलेगा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष की बात कर ले तो वो थे जीवी मालवंकर। कौन थे? जीवी मालवंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो मीरा कुमार। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार। और आज आके स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मालवंकर। कौन थे? जीवी मालवंकर। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है या उसका उल्लेख है? तो ये संविधान के आर्टिकल 93। किसमें? आर्टिकल 93 में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है उल्लेख किया गया है। क्लियर? आगे बढ़े दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं आपके लिए। मैं दिन रात मेहनत करके कंटेंट ला रहा हूं, खुद से कंटेंट बनाना, फिर उसका जो है वीडियो शूट करना, फिर आप लोगों के बीच लाना। तो इतना मेहनत के लिए आपसे सिर्फ ये मांग रहा हूं कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया भी मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। आपकी प्रतिक्रिया से मुझे लगेगा कि अगर मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो मैं अवश्य जो है उसे इम्प्लीमेंट करूँगा अपने वीडियो में, अपने क्लास में। ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं दे रहा, मुश्किल से 2 से 5 सेकंड का टाइम लगता है इसको करने में। चलिए अब आ जाते हैं क्लास पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि साम्यवादी घोषणा पत्र। कौन सा? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी गोर्की, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका जो सही आंसर है साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन था? तो ये थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स जो है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। लेकिन सिर्फ कार्ल मार्क्स नहीं, इन्होंने ही ये साम्यवादी घोषणा पत्र नहीं लिखा था, इन्होंने मिलकर लिखा था। तो किसके साथ? तो उनका नाम था फ्रेडरिक एंगल। किनका? फ्रेडरिक एंगल जो है वो भी इसमें शामिल होकर, यानी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने जो है ये साम्यवादी घोषणा पत्र को लिखा था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? माफ कीजिएगा 1848 ईस्वी में। इसका प्रकाशन कब हुआ सर्वप्रथम? तो 1848 ईस्वी में। तो इस ऑप्शन के अनुसार तो सिर्फ कार्ल मार्क्स होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कभी ऑप्शन में आपको कार्ल मार्क्स की जगह फ्रेडरिक एंगल भी दे सकता है। क्या दे सकता है? फ्रेडरिक एंगल भी दे सकता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि साम्यवादी घोषणा पत्र को किसने? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था। अगर इसकी प्रकाशन के बारे में पूछ ले तो इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय, कौन सा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी असम। कहाँ पे पाए जाते हैं? असम में। लेकिन असम के साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष कहाँ कहाँ और पाए जाते हैं? तो मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों में भी पाए जाते हैं। कौन सा वन? तो सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों में जो है ये वन पाए जाते हैं। इस ऑप्शन के अनुसार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम।
अब बात कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता क्या है। कि भारत के उन राज्यों में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, कितना, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता हो, कितना, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता हो, तो वैसे राज्यों में ही ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है वन पाए जाते हैं। क्या क्या होना चाहिए कंडीशन? पहले तो उस राज्य में, अब ऐसा नहीं कि एक साल हो गया अगले साल नहीं होगा, वैसा नहीं, कंटिन्यूसली होना चाहिए कि 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश होनी चाहिए उस राज्य में या उस जगह पर, या फिर 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान भी होना चाहिए, तभी जो है ये वन सरवाइव कर पाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए, कितना, सबसे कम समय के लिए पद पे रहे हैं? इनमें से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति के पद पे रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी वी गिरी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर वी गिरी। क्या? डॉक्टर वी गिरी जो है ये क्या थे, सबसे कम दिनों तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर एक बार काबिज हुए थे। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि एक बार काबिज हुए थे, तो ये जो है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे, तो वो क्या थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनके कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो तब के उपराष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। उस समय वी गिरी उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आप जानते हैं कि संविधान में ये नियम है, ये प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणवश अपने कार्यकाल के समय में अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित मान लीजिए कि कभी बीमार हो जाए, ऐसा कि मतलब कार्यभार नहीं देख पाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो उनका जो है कार्यकाल कौन पूरा करता है या उनका पदभार कौन पूरा करता है? तो उपराष्ट्रपति जी करते हैं। तो वी गिरी जो है वो उस समय के उपराष्ट्रपति थे, तो वो ही जो है पदभार को संभालते हैं। यानी कार्यकाल के दौरान 1969 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किनकी? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का, पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी, कौन? वी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। क्लियर है? समझ गए? तो सबसे कम दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं? तो वी गिरी रहे हैं। और अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि कौन वैसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं, तो उसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? वी गिरी हो जाएगा। ये जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? बहुत ही बड़े महापुरुषों की बात हो रही है दोस्तों। मतलब जब भी बेसिकली मेरे बारे में जानिए, मैं जब भी इनका नाम सुनता हूं तो दिल में जो है एक तरह से कहा जाए कि इनके लिए जो है ना एक सम्मान का भावना अपने आप जो है उत्पन्न हो जाता है। ये व्यक्ति अगर आज नहीं होते, इनका अगर विद्वान ये उस तरह से नहीं होते, तो आज हम भारतीय संविधान को इतना बढ़ चढ़ के बताते हैं, इतना व्याख्या करते हैं कि इतनी समानता हमारे संविधान ने भारत के लोगों को दी है, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं की गई है, तो वो इस व्यक्ति का ही कारनामा है, इनके सूझबूझ का कारनामा है। और बाकी लोगों ने भी मिलकर के संविधान को तैयार किया था, लेकिन उसमें थिंक टैंक की अगर बात की जाए तो वो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। तो चलिए इनके बात कर ले कि इनका जो है जयंती कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 12 जून, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 14 मई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं। अब बात कर ले कि बाबा साहब का पूरा नाम क्या था। तो बाबा साहब का पूरा नाम यानी भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जन्म की बात कर ले तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को हुआ था, सॉरी 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था इनका जन्म।
इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम क्या अंबेडकर दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंबेडकर दिवस या अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। मृत्यु की बात कर ले तो इनका मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को, कब? 6 दिसंबर 1956 को जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आजाद भारत के प्रथम विधि मंत्री भी रह चुके हैं। क्या रहे हैं? विधि मंत्री यानी कानून मंत्री। कौन रहे हैं? इन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री भी। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 17 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर? अब बात कर ले कि क्यों मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को जो है 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जी की जयंती पर मनाई जाती है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। क्या चीज? सूचना समाज दिवस और विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 7 अप्रैल को क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार आपातकाल के दौरान, कब? आपातकाल आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है? मतलब इसका क्वेश्चन का कहना भावार्थ समझिए कि आपातकाल के समय वो कौन है जो मूल अधिकारों में बदलाव कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के द्वारा। तो आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की क्षमता या पावर कही जाए तो वो किसे है? तो वो है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में, किसमें? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। कितने? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त मूल अधिकार को आपातकाल के समय राष्ट्रपति जी भी नहीं बदल सकते हैं। कौन कौन सा? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों को राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकते हैं। ये बदलाव कब किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ था तो ये बदलाव किए गए थे कि 20 और 21 का जो विषय होगा, जो मूल अधिकारों का विषय होगा, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा भी चेंज नहीं किया जाएगा। जबकि मूल संविधान में यह था कि अगर आपातकाल लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है मूल अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है। उन्हें एक तरह से फ्री हैंड का कहा जाए, फ्री हैंड था, वो इन्हें चेंज कर सकते थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब आया तो उसमें यह बदलाव किया गया कि मूल अधिकार के वैसे विषय जो अनुच्छेद 20 और 21 में उल्लेखित हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा भी आपातकाल के समय नहीं बदला जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था?
ऑप्शन नंबर ए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट, ऑप्शन नंबर बी फांसीवाद एवं नाजीवाद का उदय, ऑप्शन नंबर सी जापान में सैन्यवाद का उदय, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो इसका जो तत्कालिक प्रभाव की बात कर ले तो द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा तत्कालिक प्रभाव में से एक था, वो था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण करके क्या किया था, पोलैंड के राजकुमार की हत्या कर दी थी। अब जर्मनी कहा जाए कि स्पेसिफिक जर्मनी नहीं, उस समय हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर मीन्स जर्मनी था। तो एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था, पोलैंड पे आक्रमण करके वहां के राजकुमार की हत्या कर दी थी। और यही जो है तत्कालिक कारण द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में होने का सर्वप्रथम जो है माना जाता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा कि पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन प्रभाव माना जाता है। बात कर ले द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ, तो यह हुआ था 1939 ईस्वी में। कब हुआ? 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण हिटलर द्वारा 1 सितंबर 1939 का 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करना। क्या करना? पोलैंड पर आक्रमण करना। और आक्रमण ही नहीं करना, आक्रमण करके वहां के राजकुमार की हत्या एडोल्फ हिटलर के द्वारा करवा दी जाती है। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध की जो है एक तरह से शुरुआत वहां से ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में झूम कृषि को, कौन सा? झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में होने वाले झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पामलू, ऑप्शन नंबर बी है दीपा, ऑप्शन नंबर सी है कुड़वा, ऑप्शन नंबर डी है खील। तो झारखंड में जो बेसिकली जो कहा जाए कि झूम खेती होता है उसे जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है कुड़वा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुड़वा के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा जरूर होगा कि झूम खेती होता क्या है। झूम खेती बेसिकली जो है एक तरह से कहा जाए कि आदिवासी इलाकों में ज़्यादा होता है, क्योंकि आदिवासी लोग का ज़्यादा बसेरा, जो पुराने तौर तरीके से अभी भी आदिवासी जी रहे, तो उनका जो है जिंदगी बसर कहाँ पे? जंगलों में होता है। और ये क्या करते हैं, जंगलों को काट करके भूमि का निर्माण करते हैं, यानी खेतीहर भूमि का जो है निर्माण करते हैं और वहाँ खेती करते हैं। खेती करते करते उस भूमि की जब क्षमता घट जाती है तो ये फिर उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पुनः जो है उसी तरह जंगलों को काट करके खेती करते हैं और फिर वहाँ खत्म हो गया तो तीसरे जगह चले जाते हैं। तो बेसिक सी बात यही आप समझ जाइए कि झूम खेती जो है एक तरह से हस्तांतरित खेती को कहते हैं। किसको? जो स्थान बदलते रहे उस खेती को हम हस्तांतरित खेती कहते हैं और उसे हम झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। झारखंड में किस नाम से? कुड़वा कृषि के नाम से हम इसे जानते हैं। झूम खेती को स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। क्या? स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। झूम कृषि में किसान द्वारा जंगलों को काटकर उसे भूमि पर खेती की जाती है। झूम कृषि को छत्तीसगढ़ के बस्तर में, बस्तर भी जो है छत्तीसगढ़ का क्या है? एक आदिवासी इलाका है और वहाँ पर नक्सली जो है काफ़ी ज़्यादा है, संख्या में है। आप बस्तर में ही कभी कभी सुनते होंगे, बहुत ही मतलब प्रशासन और नक्सलियों के बीच अक्सर जो है घटनाएं होती रहती है। तो बस्तर में जो है झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दीपा नाम से। दीपा नाम से कहाँ जाना जाता है? तो ये जो है बस्तर में, कहाँ पे? बस्तर जिले में। बस्तर जिला कहाँ पे है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में जो है ये बस्तर जिला है। छत्तीसगढ़ में यह बस्तर जिला पड़ता है। वहां झूम कृषि को किस नाम से? दीपा नाम से। झारखंड में झूम कृषि को किस नाम से? तो कुड़वा नाम से जाना जाता है। झूम कृषि का और एक नाम क्या है? तो स्थानांतरण कृषि भी हम इसे कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 7516 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 15200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 21200 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा कि भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो 15200 किलोमीटर। कितना?
15,200 किलोमीटर। अब बात कर ले भारत एशिया महाद्वीप में हिंद महासागर के किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में स्थित है। आप सभी जानते हैं भारत एशिया महादेश में पड़ता है और एशिया महादेश में भी जो हिंद महासागर है उसके उत्तर दिशा की ओर भारत पड़ता है। कुल क्षेत्रफल की बात कर ले भारत का, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जनसंख्या की दृष्टि से हम में और चीन में टक्कर चल रहा है। कभी हम आगे हो जा रहे हैं, कभी चीन आगे हो जा रहा है। नहीं कहता है कि 0.5 से कभी हम आगे आ रहे हैं, कभी 0.5 से वो आगे आ रहे हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि में हम जो है बहुत आगे जा रहे हैं। तो ये अब कहा जाए कि सोचनीय बात है या फिर खुश हो कि किसी भी चीज में तो हम पूरे विश्व में टॉप कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे लिए तो ये काफी दुखद वाली बात है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण होना इस देश में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं होने से काफी कुछ, आज आप देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका भी एक बहुत प्रमुख कारण जनसंख्या नियंत्रण है। महंगाई, उसके लिए भी जो एक तरह से जिम्मेदार आपका जो है क्या है, तो जनसंख्या है। बाकी जितने भी छोटे छोटे जो मुद्दे आप देखते होंगे तो उन सब में कहीं ना कहीं अगर आप उसे रिसर्च करेंगे तो जो है कहीं ना कहीं एक नाम आपका जनसंख्या भी आएगा इन सब चीज़ों को बढ़ाने में। नेक्स्ट है कि तटीय सीमा की बात कर ले, किसका? भारत का तटीय सीमा की बात कर ले तो वो कुल तटीय सीमा कितना है? 7,516 किलोमीटर। भारत का तटीय सीमा कितना है? 7,516 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल की बात कर ले भारत का कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 7वां स्थान है। और यहां पर बात कर ले स्थल सीमा का, क्या भारत का स्थल सीमा कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? यह क्वेश्चन मैंने आपको आगे भी डिस्कशन कर दिया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर बी हिटलर, ऑप्शन नंबर सी चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी नारूहितो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिटलर, जो एक तानाशाह शासक था। कहां का? तो जर्मनी का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर डी असम हिमालय। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों एक बात जान जाइए कि हिमालय को नदियों की स्थिति को देखते हुए मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। किस किस भाग में? तो पहला जो है वो है पंजाब हिमालय। पहला भाग कैसे बताया गया है? तो उसे कहा गया है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की बात कर ले तो ये सिंधु और सतलुज नदी के मध्य जो हिमालय स्थित है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। किसके? तो सिंधु और सतलुज नदी के मध्य के हिमालय को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। इसी हिमालय को हम कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कौन नाम से? तो कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किसे? पंजाब हिमालय को। क्लियर? दूसरा आता है कुमाऊं हिमालय। कौन सा? कुमाऊं हिमालय जो है सतलुज और काली नदी के मध्य के भाग को, सतलुज और काली नदी के मध्य जो स्थित हिमालय है उसे हम क्या कहते हैं? तो कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तीसरा है नेपाल हिमालय का। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के मध्य के हिमालय को हम क्या? नेपाल हिमालय कहते हैं। और चौथा है असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय चौथा जो है ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के हिमालय को हम क्या कहते हैं? तो असम हिमालय कहते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ के क्वेश्चन पे कि सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य के हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से। आप यहां भी देख सकते हैं पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के जो मध्य स्थित होते हैं हिमालय, उसे ही हम पंजाब हिमालय कहते हैं।
पंजाब हिमालय को ही दूसरे नाम से हम क्या, तो कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्षों के पश्चात। मतलब राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्षों के बाद अपना जो है पद त्याग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जान जाइए कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। क्या है? एक अस्थाई सदन है, यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। तो वहां पे निर्वाचन होता है और निर्वाचन होने के साथ प्रत्येक 2 वर्ष पे, कितना, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल पूरा होता है, वो अपने पद को त्यागते हैं और उतना ही 1/3 जो है लोग, नए लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 वर्ष। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करते हैं, अपना पद जो है या अवकाश ग्रहण करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 79 में, कितना, आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है। संविधान के आर्टिकल 79 में किसका वर्णन है, तो संसद का वर्णन है। अब संसद भी मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना है। संसद का 3 पार्ट है, क्या क्या, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं। संसद भारतीय संविधान में कितना, तो आर्टिकल 79। राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदस्य है। राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का, 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला है प्रसा के राजा, किसका, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बर्लिन, ऑप्शन नंबर बी प्राग, ऑप्शन नंबर सी बोस्टन, ऑप्शन नंबर डी वर्सा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्साय में जो है पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 2011 के जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। अब बात कर ले सर्वाधिक जो है जनघनत्व वाला कौन सा है, तो वो है बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है, बिहार का है। सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पे है, तो केरल में। सर्वाधिक साक्षरता दर कहां है, केरल में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पे है, तो केरल में है। जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। जनगणना किस सूची के विषय है, तो संघ सूची का विषय है। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट है रबर किस क्षेत्र की फसल है। रबर किस क्षेत्र की फसल है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवीय क्षेत्र की, ऑप्शन नंबर सी उप ध्रुवीय क्षेत्र की, ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीय क्षेत्र की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का जो है रबर फसल है। अब भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात कर ले तो ये मुख्यतः केरल वगैरह जैसे राज्यों में जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अब रबर जो है, रबर क्या चीज से बनता है, तो रबर जो है वृक्ष के दूध, जिसे हम लैक्टस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लैक्टस से भी जो है प्राप्त होता है। यानी वृक्ष के दूध के लैक्टस से प्राप्त होता है। यह वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो रबर का जो गाछ होता है जिससे रबर प्राप्त होता है वो कहाँ पाया जाता है, भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में। वृक्ष के लैक्टस से प्राप्त होने वाला रबर आइसोप्रीन, कौन सा, आइसोप्रीन का बहुलक जिसे पॉलीमर कहते हैं वो होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन ग्रुप का होता है। जो रबर प्राप्त होता है वो आइसोप्रीन ग्रुप का होता है। केरल सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। केरल सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र
किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उपाध्यक्ष। यानी लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके दे सकते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये जो है दूसरे पीडीएफ का इसमें आ गया है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो उपाध्यक्ष को देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देख ले कि 26 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विधि दिवस, ऑप्शन नंबर बी साक्षरता दिवस, ऑप्शन नंबर सी मानवाधिकार दिवस, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण दिवस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विधि दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को मनाते हैं। कौन सा दिवस? 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और उसे लागू कब कर दिया गया? तो 26 नवंबर लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर को किस दिन के लिए? विधि दिवस और संविधान दिवस दोनों रूप से मनाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। क्योंकि सुंदरवन जो है सबसे फेमस किसके लिए है? पूरे विश्व में फेमस है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है सुंदरवन पूरे विश्व सहित भारत में फेमस है। तो रॉयल बंगाल टाइगर, तो वहाँ बंगाल तो आ ही जाता है, इसलिए जो है सुंदरवन को आप इजीली में इसका आंसर दे सकते थे, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है, एक बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। कितना? भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो है पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड जो है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर बी पैराबैंगनी, ऑप्शन नंबर सी फार रेड, ऑप्शन नंबर डी विजिबल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैराबैंगनी किरणों से जो है कौन? ओजोन परत हम पृथ्वीवासियों का जो है रक्षा करता है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल, किसमें? समताप मंडल में अवस्थित है। समताप मंडल को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो ओजोन मंडल किस अथी में आती है, अवस्थित है? तो समताप मंडल में, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में किस देश में
सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए में भारत है। तो इसका जो सही आंसर है कि इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अगर प्रथम की बात की जाए तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका के पास है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका के पास है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान या सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश के पास है, तो उसमें जो है आंसर होगा भारत। यानी भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे किया गया था कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन सा है, तो वो अमेरिका का है। क्लियर? भारतीय संविधान विश्व का सबसे क्या है? बड़ा संविधान है। संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था। लेकिन संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत किया था। कब किया गया था अंगीकृत? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कशन किया था 26 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो 2 दिवस होता है उस दिन, 2 नाम से जानते हैं। एक होता है विधि दिवस, उसे ही हम क्या कहते हैं? संविधान दिवस के रूप में भी कहते हैं। और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिहांग, ऑप्शन नंबर बी जमुना, ऑप्शन नंबर सी सांगपो, ऑप्शन नंबर डी लोहित। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है हम ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। कौन नाम से जानते हैं? तो दिहांग नाम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित चेमायुगुंडुगु जो है हिमनद है वहीं से होता है। बेसिकली आप याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ? तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से इसका उद्गम स्थल है। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के यंगप दर्रे से होता है, जहां इसे दिहांग नाम से अथवा सिपांग नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल में जो है ब्रह्मपुत्र नदी 2 नाम से जाना जाता है, एक जो है दिहांग और दूसरा सिपांग। कौन सा? सिपांग। क्लियर है? तिब्बत में किस नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से। सांगपो के नाम से क्या जाना जाता है? तिब्बत में। क्लियर? उद्गम स्थल कहाँ? तो मानसरोवर कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। क्लियर? अगला है कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? भारत में वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी राज सिंह, ऑप्शन नंबर सी मान सिंह, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र सिंह को जो है हम क्या नाम से जानते हैं? वाटरमैन के नाम से जानते हैं। राजेंद्र सिंह जो है जल संरक्षण के क्षेत्र में, किसका? जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। क्या है? पर्यावरण कार्यकर्ता है। इनका जो है एक संघ है, एक एनजीओ है, उनका क्या नाम है? तरुण भारत संघ। क्या नाम है? तरुण भारत संघ एक गैर संवैधानिक जो है एक संघ है या एनजीओ है। क्लियर है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। वो क्या है? तो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। उनका जो है एक एनजीओ चलता है जिसका नाम है तरुण भारत संघ। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो इसमें शहर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली जो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार
जनसंख्या के मामले में सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट सिटी है। फर्स्ट नंबर की बात कर ले तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो वो है मुंबई। कौन सा? मुंबई शहर जो है ये पहले नंबर पे आता है, किसमें? जनसंख्या में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और द्वितीय स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जगह कौन सा है? भारत में सॉरी गाइस, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा जगह है? ऑप्शन नंबर ए मासिनराम, ऑप्शन नंबर बी गंगटोक, ऑप्शन नंबर सी महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी पासीघाट। तो इसका सही आंसर है मासिनराम जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो है जगह है। मासिनराम कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में जो है मासिनराम पड़ता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जगह तो हम जान गए कि मासिनराम है। अगर न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र की बात कर ले तो वो कौन सा है? लेह और लद्दाख। लेह लद्दाख में जो है सबसे कम बारिश होता है। क्लियर? अगला है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है या लीगल एडवाइजर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए विधि सचिव, ऑप्शन नंबर बी न्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन नंबर डी कानून मंत्री। महान्यायवादी ही जो होता है वो क्या होता है? भारत सरकार का प्रथम जो है लीगल एडवाइजर होता है, या उसको कहा जाए कि प्रथम लीगल ऑफिसर होता है। इसे ही हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 76 में, किसमें? अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य भारत सरकार को कानूनी विषयों पर क्या देना है? सलाह देने का काम है। महान्यायवादी का क्या काम है? तो भारत सरकार के कानूनी विषयों पर उन्हें जो है सलाह देने का काम है। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किस जगह के लिए चली थी? मुंबई और किसके मध्य चली थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई और किसके मध्य चली थी? ऑप्शन नंबर बी अकोला, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी थाने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी थाने। यानी मुंबई और थाने के बीच जो है प्रथम रेलगाड़ी चला था, लगभग 35 किलोमीटर। कितना? 35 किलोमीटर की ये दूरी थी। और ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी। किसका? तभी जो है गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में ट्रेन का जो है एक तरह से कहा जाए कि जन्मदाता माना जाता है। किन्हें? तो लॉर्ड डलहौजी को। पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 या 35 किलोमीटर, किसी किसी बुक में 34 है और कहीं कहीं पर जो है 35 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से अगर किलोमीटर पूछ ले, दूरी पूछ ले, तो आप दोनों में से मार सकते हैं। तो कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। अगला देख ले, पद्मश्री रामचंद्र माझी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? पद्मश्री रामचंद्र माझी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए साहित्य, ऑप्शन नंबर बी खेल, ऑप्शन नंबर सी गायन, ऑप्शन नंबर डी लोक नृत्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रामचंद्र माझी जो है कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो है बिहार राज्य के रहने वाले हैं। कहाँ के? बिहार राज्य के रहने वाले हैं। लोक नृत्य की बात कर ले तो ये बिहार का जो एक लोक नृत्य है लौंडा नृत्य। लौंडा नृत्य में ही जो है ये लौंडा नृत्य के क्या है? नर्तक हैं। इनको 2021 में, वर्ष 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2021 में पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। जलालगढ़ किला, अगला क्वेश्चन है, जलालगढ़ किला जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला बिहार के
किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी किशनगंज, ऑप्शन नंबर डी अररिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया जिले में ही कौन सा जलालगढ़ किला स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन ने किया था। किसके लिए? राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन ने जो है जलालगढ़ किले का निर्माण किया था। जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में अवस्थित है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? ऑप्शन नंबर ए सेबी, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। अब बात कर ले यहाँ किसकी बात हो रही है? तो करेंसी नोट की बात कर रही है। यानी आरबीआई जो है सिर्फ करेंसी नोट को ही जारी करता है। 1 रुपया का सिक्का छोड़ा करके बाकी सभी जो जितने भी नोट हैं उसे कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। लेकिन 1 रुपया का जो सिक्का है उसे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है वह राज्य जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं वो है, यानी कटीले वन और झाड़ियां पाने वाले राज्य कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान बिहार, ऑप्शन नंबर बी गुजरात राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी सी बिहार झारखंड, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी गुजरात और राजस्थान में जो है कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। कटीले वन तथा झाड़ियां उन राज्यों में अधिक पाया जाता है जिन राज्यों में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र ज्यादा होता है। आप देखेंगे राजस्थान और गुजरात में दोनों जगह जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए वहां पे कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी जयदेव, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। तो हम सभी जानते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। तो ये जो है किसने गाया है? तो मोहम्मद इकबाल जी की ये रचना है। तो सारे जहां से अच्छा जो है पहले इसे क्या जो है एक गजल के रूप में उर्दू भाषा में जो है बनाया गया था। किसमें? उर्दू भाषा में जो है लिखा गया था। किनके द्वारा? तो मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा एक गजल के रूप में। इकबाल जो है अविभाजित भारत में भारत के प्रसिद्ध कवि और शायर होने के साथ साथ क्या थे? एक आंदोलनकारी यानी राष्ट्रवादी व्यक्ति भी ये थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि किस जीव को यदि टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया जाए तो फिर बाद में पुनः वह जुड़कर जीवित हो जाते हैं। यानी मान लीजिए कोई ऐसा जीव है जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसको हम कई टुकड़ों में काट देते हैं और पुनः जो है वो टुकड़ा जब अलग होता है तो उसमें एक अलग करके जो है जान, यानी कहा जाए कि मान लीजिए एक लकीर है, ये समझिए जीव है, इसे हम कई हिस्सों में काट दिए, इन हिस्सों में हम काट दिए। जब हम इसे काट देते हैं तो काटने के कुछ दिन बाद क्या होता है? यहाँ एक अलग जीव उत्पन्न हो जाता है, यहाँ एक अलग, यहाँ एक अलग, यहाँ एक अलग। तो इसी प्रकार का जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर सी गुलाब, ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफिलम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है ये जो है कौन सा विधि से? तो इसे जो है पुनर्जनन विधि से ही कहा जाता है, जिसके कारण ये पुनः जीवित हो जाता है। प्लेनेरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देने और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यानी प्लेनेरिया जीव को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम काट देते हैं तो पुनः यह जो है प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूरा एक जीव का निर्माण कर देते हैं। इस तरह का प्रजनन क्या कहलाता है? पूर्ण जनन। क्या कहा जाता है?
पूर्ण जनन जिसको कहते हैं, या फिर पूर्ण जनन के रूप में ही आप याद रखिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि यानी साउंड। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचालित होता है? ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचालित होता है? ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी निर्वात। तो यहाँ जो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए ठोस में जो है ध्वनि का जो है चाल सबसे अधिक होता है। ध्वनि की अगर चाल की बात कर ले तो ध्वनि का चाल इस डिपेंड्स ऑन क्या कहा जाए कि वस्तु के घनत्व पर, यानी जो है डेंसिटी पर जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ये द्रव है, इसका घनत्व जितना अधिक होगा ध्वनि जो है उतनी ही तेज स्थिति में गमन करेगा, और ठोस का घनत्व द्रव और गैस के मुकाबले सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है, यानी निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, यानी ध्वनि को चलने के लिए जो है एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात का मतलब ही होता है वैक्यूम, यानी खालीपन होता है। तो निर्वात में जो है ध्वनि का चाल शून्य होता है। ध्वनि जो है क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। साउंड क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि की प्रकृति कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि किस प्रकृति का होता है? अनुदैर्घ्य तरंग की प्रकृति का होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि जो है साउंड निर्वात में जो है गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ठोस माध्यम का घनत्व अधिक होने के कारण ठोस में ध्वनि की चाल भी अधिक होती है। क्लियर है? अगला है कि 1 जूल कितने के बराबर होता है? 1 जूल कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर डी 1 न्यूटन मीटर बाई 2। तो इसका सही आंसर है कि 1 जूल कितने बराबर होता है? 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। किसका? जूल जो है कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किसको ग्रसित करता है? तो ये दांत में लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड हम कहते हैं विटामिन सी को। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत की बात की जाए तो जितने भी प्रकार के खट्टे फल और सब्जियां हैं उसमें विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे नींबू, संतरा और भी जैसे देख लिए आंवला वगैरह, जितने भी प्रकार के आप खट्टे फल खाते हैं सब में विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जल में घुलने वाला विटामिन कौन कौन सा है? तो बी और सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसका एक आपको छोटा सा याद करने के लिए बता दूं, WBC वाइट ब्लड सेल नहीं, WBC के साथ, यानी ये W4 हो गया वाटर, B4 विटामिन बी और विटामिन C4 विटामिन सी, यानी वाटर में, पानी में विटामिन बी और विटामिन सी जो है घुलनशील होता है। WBC आप याद रखिएगा।
गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी कंपास, ऑप्शन नंबर सी घड़ी, ऑप्शन नंबर डी भाप का इंजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेलीस्कोप का जो है गैलीलियो ने क्या किया था, खोज किया था। टेलीस्कोप क्या होता है? ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से खगोलीय पिंडों को बड़े आकार में देखा जा सकता है। टेलीस्कोप क्या होता है? किसी भी खगोलीय पिंडों को बड़े आकार में देखने का जो है एक यंत्र होता है। क्लियर? आगे बढ़े। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण का जो है विकास होता है। यह किस जगह विकसित होता है? किसके? तो वृक्षों में, जो फल फूल में होता है, तो उसी की बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए पल्प, ऑप्शन नंबर बी बीज, ऑप्शन नंबर सी फल, ऑप्शन नंबर डी झिल्ली। तो ये जो विकसित होता है वो कहाँ विकसित होता है? तो बीज में विकसित होता है। कहाँ पे? बीज में विकसित होता है। फूलों में परागकणों के वर्तिकाग्र, फूलों में परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। आप सिंपल सा समझ जाइए, कोई भी फूल जब फूल से जब कोई गाछ उत्पन्न होता है, चाहे कोई मान लीजिए आप भुट्टा आपके यहाँ उगता होगा, तो जब मान लीजिए कि मकई की खेती होती है, तो आप लोग अगर किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो खेत जरूर कभी न कभी देखे होंगे, गए भी होंगे कि जब फसल उत्पन्न होता है तो उसके बाद उसमें क्या निकलता है? हम लोग मोचा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मोचा कहते हैं। जब फूल आता है और उसी फूल से परागकण जब पत्तों पर गिरता है तो वहीं से जो है मकई या भुट्टा जो है निकल करके बाहर आता है। तो उसी परागकण को जब आ करके पत्ते पे मिल जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। और परागकण क्रिया के बाद ही निषेचन होता है, यानी उस फूल से जब जो है परागकण गिर के पत्ती पर पड़ता है और वहां पर जो है कहा जाए तभी जो है निषेचन की क्रिया होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिकांशतः किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिकांशतः किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन 131, ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम 238। तो इसका सही आंसर है यूरेनियम 235, यानी यूरेनियम 235 का जो है उपयोग किया जाता है। सिर्फ यूरेनियम 235 का ही नहीं, एक जो है प्लूटोनियम 239 का भी उपयोग किया जाता है। किसका किसका? तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का भी उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए समस्थानिक। तो ये दोनों क्या है? समस्थानिक है, आइसोटॉप हैं। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किस वैज्ञानिकों ने किया था? तो उनका नाम था एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, जिसे D2O, भारी जल D2O और ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो मंदक के लिए भारी जल D2O और ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। बाकी किलोवाट घंटा, न्यूटन मीटर और जूल, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों ऊर्जा के मात्रक हैं। क्लियर है? जूल, किलोवाट घंटा और न्यूटन मीटर ऊर्जा के मात्रक है। किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। क्लियर? वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। वो संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, यानी हड्डी से जो है इस मांस को कौन सा जोड़ के रखता है, उस ऊतक का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए उपस्थि, ऑप्शन नंबर बी कंडारा, ऑप्शन नंबर सी स्नायु, ऑप्शन नंबर डी एरिओलर ऊतक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कंडारा। यानी
इस हड्डियों से मांसपेशी को जोड़ने वाला, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? कंडारा उत्तक, जिसे हम टेंडन भी कहते हैं। कंडारा को कौन सा? टेंडन उत्तक भी कहते हैं, जो एक रेशेदार संयोजी उत्तक है। अब अस्थियों को आपस में, यानी हड्डियों को जो आपस में जोड़ के रखता है, हड्डियों को मान लीजिए यहाँ भी हड्डी है ना, ये जुड़ा हुआ है, पैर की हड्डी जुड़ी हुई है, ये जो हम हिला रहे हैं ये भी हड्डी जुड़ा हुआ है, ये हड्डी जुड़ा हुआ है, तो इन हड्डियों को कौन सा जोड़ के रखता है? तो ये जो है लिंगामेट, लिंगामेट उत्तक जो है अस्थियों को जोड़ के रखता है, हड्डियों को जोड़ के रखता है। क्लियर? अगला है आहार नाल मूल रूप से कहां से कहां तक विकसित होता है? आहार नाल मुख से कहां तक विकसित होता है? तो आहार नाल ऑप्शन 1 देख ले, नासिक गुहा से गुदा तक, यानी नाक से लेकर के गुदा तक। दूसरा बी है, ऑप्शन नंबर बी है नासिक गुहा से कोलोन तक। ऑप्शन नंबर सी मुंह से कोलोन तक। ऑप्शन नंबर डी है मुख से गुदा तक। तो इसका सही आंसर है मुख से गुदा तक जो है हमारा आहार नाल फैला हुआ है। आहार नाल में मुख्य रूप से कौन कौन सा भाग है? तो ग्रास नली, जो यहाँ पे नली है, ये जो नली है जहाँ से सर्वप्रथम खाना गुजरता है, तो ये ग्रास नली। उसके बाद आता है अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और गुदा द्वार का अंग। बाद में जो है मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है? किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण के द्वारा जो है बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा दिखता है। छोटा दिखने के कारण ही और आभासी यानी वर्चुअल दिखने के कारण ही इसे क्या कहते हैं? इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का ही हम उपयोग करते हैं। वाहन में क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का ही हम उपयोग करते हैं। किसके लिए? तो साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, छोटा और सीधा होता है। आभासी, छोटा और सीधा होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आहार नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम टीका किसने विकसित किया था? प्रथम टीका किसने विकसित किया था? ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी कार्ल लैंडस्टेनर, ऑप्शन नंबर डी जोसेफ मिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर के द्वारा सर्वप्रथम चेचक का टीका बनाया गया था। एडवर्ड जेनर द्वारा क्या किया गया था? तो सर्वप्रथम चेचक के टीके का खोज किया गया था। चेचक का टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। चेचक किसका है? तो विषाणु जनित एक रोग है जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चेचक क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। लुई पास्चर ने किसका? तो रेबीज का टीका। लुई पास्चर ने किसका? रेबीज का टीका। रेबीज का टीका जो है लुई पास्चर ने जो है विकसित किया था। लैंडस्टेनर ने किसका? तो ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का जो है किसने? तो कार्ल लैंडस्टेनर ने इसकी खोज की थी। क्लियर? नेक्स्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी इथेन, ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है मीथेन। कौन सा? मीथेन होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग 80 से 90% मीथेन, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं, वो पाया जाता है। मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो दलदली स्थानों में, धान के खेत में, कोयला खानों के साथ साथ जुगाली करने वाले पशुओं में भी जो है मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव, किसका? हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाला गैस है। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें
कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है? कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए Hg, ऑप्शन नंबर बी Cl, ऑप्शन नंबर सी Na, ऑप्शन नंबर डी Br। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी Br यानी ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के जो है तापमान पर किस रूप में? तो द्रव के रूप में मिलता है। ब्रोमीन एक लाल रंग का द्रव होता है। किसका रंग होता है? लाल रंग का जो है एक अधातु होता है, जिसका उपयोग नींद वाली दवाई बनाने में, पोटेशियम ब्रोमाइड बनाने में तथा फोटोग्राफी प्लेट में प्रयुक्त होने वाले सिल्वर ब्रोमाइड में भी निर्माण किया जाता है। किसका? तो ब्रोमीन का। पारा या मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा या धातु ऐसा एक काजा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर? किसकी पत्तियों से बीड़ी बनाया जाता है? किसकी पत्तियों से बीड़ी बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी एकरस, ऑप्शन नंबर बी धतूरा, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी तेंदू। तो इसका सही आंसर है कि तेंदू के पत्तों से बीड़ी का निर्माण होता है। किसके पत्ते से? तो तेंदू के पत्तों से बीड़ी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, फायरमैन का जो मार्च 2022 में, कब? मार्च 2022 में हुआ था ये एग्जाम, मार्च 2022 में ये एग्जाम हुआ था। उसी का हम लोगों ने ऑल टू ऑल उस दिन के पेपर का जीके और जीएस का सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे हम लोगों ने जो है सॉल्व किया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। खास करके अनुरोध है कि एक कमेंट आपके तरफ से जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये एक तरह से कहिए कि आपके तरफ से मेरे पे एक आसान रहेगा, आप जरूर एक कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो उसे मैं अपने क्लास में जो है इम्प्लीमेंट कर सकूँ। मिलता हूँ फिर अगले क्लास में अगला कोई टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए द एडू एकेडमी के साथ। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।